नमस्कार। बिजनेस पाठशाला में आपका स्वागत है। बिजनेस पाठशाला, ये दो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं। बिजनेस आप समझते हैं, यानी कोई भी व्यापार, कोई भी काम धंधा जिसको आप कह सकते हैं, और पाठशाला यानी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जहां से आपकी पढ़ाई की शुरुआत होती है। यानी हम बिजनेस पाठशाला के इस चैनल में आपको बिजनेस के बारे में वो सब बताएंगे जो आप स्कूल में शुरुआती दौर पर पढ़ाई के बारे में समझते या सीखते हैं। तो देखिए हम आपको आज क्या क्या बताने वाले हैं। इन सेशन में आपके लिए क्या क्या है। ई पाठशाला, ई पाठशाला मतलब ये जितने भी क्लासेस होंगे ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगे, यानी हमारे चैनल पर ये सेशंस उपलब्ध रहेंगे और आप आसानी से इन्हें जब चाहे अपने समय के अनुसार एक्सेस कर सकेंगे। हमारा फॉर्मेट क्या है? हमारा फॉर्मेट यह है कि हमारे प्रोग्राम का साइकिल 10 दिनों का है, यानी जो हम 10 विषय कवर करेंगे वो 10 दिन तक चलेंगे और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि हमारे 2 दिन ऑफ्स होंगे यानी सैटरडे और संडे क्लासेस नहीं होंगे, तो लगभग 2 हफ्ते के बाद हम दोबारा उन्हीं विषयों पर आएंगे। तो इस तरह का साइकिल हमारा लगातार चलता रहेगा। अब हम बिजनेस पाठशाला में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने आ रही है। सबसे पहले बिजनेस की पाठशाला यानी बेसिक्स, स्टार्टअप आइडियाज। आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, वो स्टार्टअप्स क्या हैं, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, बिजनेस मॉडल्स कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या क्या हैं, उनकी सब्सिडीज क्या क्या हैं, आपके बिजनेस को फंड्स की जरूरत पड़ेगी वो कैसे होगा। कोई भी बिजनेस हवा में नहीं होता है, उसे आपको बुक्स में उतारना पड़ता है। तो बिजनेस इन बुक्स, जब आप बिजनेस करते हैं आपकी आय होती है, इनकम होती है, और उस इनकम को लेजिटिमेट बनाने के लिए आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है, तो हम टैक्सेशन की बात करेंगे। लोगों तक पहुंचने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, हम मार्केटिंग की बात करेंगे। और एक सेगमेंट जो हमने विशेष तौर पर यहां पर रखा है वो ये है कि हमारा बिजनेस अगर रूरल इंडिया तक हमें लेके जाना है तो हम उसको कैसे लेके जा सकते हैं। तो मार्केटिंग और रूरल इंडिया की भी हम बात करेंगे। अब हम देखते हैं इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके। तो हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस की पाठशाला, यानी जो आपने टॉपिक्स देखे थे उनमें पहला टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स किस तरह से बनते हैं। आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, आप उस पर सोच विचार करते हैं, उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, उसमें थोड़ी मार्केट रिसर्च करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, उसमें थोड़ा सा रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है, उसमें एक विजन होना चाहिए। आप कोई बिजनेस आज शुरू करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आज की तारीख में यह बिजनेस काफी चल सकता है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि 5 साल बाद इस बिजनेस का क्या भविष्य होगा, 10 साल बाद इस बिजनेस का क्या भविष्य होगा। एक चीज याद रखिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए सब्र होना, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आजकल मैंने देखा है जो नई जनरेशन है वो चाहते हैं कि हम आज बिजनेस शुरू करें और कल से उसमें प्रॉफिट आ जाए। ऐसा आमतौर पे नहीं होता है। आप में सब्र होना चाहिए, आप में विजन होना चाहिए। आज आप जो चीज शुरू करते हैं, जैसे आप कोई पौधा लगाते हैं, मान लीजिए कि आप आम का पौधा लगाते हैं और आप चाहें कि उसमें कल से फल आ जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। वो पौधा ग्रो करता है, उसको 3-4 साल चाहिए होते हैं, वो अपनी तने मजबूत करता है और तब जाके फिर उसमें बौर आती है और फिर आपको फल मिलना शुरू होते हैं। ये पेशेंस बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। रिस्क टॉलरेंस की मैंने बात कर ली, आप में लीडरशिप होनी चाहिए। आप अकेले कोई बिजनेस नहीं कर सकते, आपको टीम भी चाहिए होगी और आपके जहन में एक इनोवेटिवनेस होनी चाहिए, यानी आप कुछ नया सोच सकें। तो ये कुछ चीज़ों को याद रखेंगे तो आप एक अच्छे
एंटरप्रेन्योर बन सकेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टार्टअप आइडियाज की। स्टार्टअप आइडियाज क्या होते हैं? आपने ये टर्म बहुत सुना होगा आजकल, स्टार्टअप। और मैंने देखा है कि बहुत सारे टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पास किए हुए बच्चे स्टार्टअप शुरू करते हैं और एम्प्लॉयमेंट के भी बहुत अपॉर्चुनिटीज स्टार्टअप में आ रहे हैं। स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप एक किसी नए बिजनेस को, नए आइडिया को शुरू करने की ज़रूरत है। चूंकि आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं वहाँ पे ज़्यादातर ई कॉमर्स हो रहा है, तो अक्सर लोग ई कॉमर्स को ही स्टार्टअप समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स के अलावा भी स्टार्टअप्स हो सकते हैं। तो स्टार्टअप में सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक आइडिया आता है। अब आइडिया कुछ भी हो सकता है, एनी वाइल्ड थिंग दैट कैन वर्क। आप जो अपने सामने बिजनेस होते हुए देख रहे हैं कि एक फूड सर्विसेज यानी खाना देने की सर्विस के नाम से जोमैटो चला हुआ है या स्विगी चला हुआ है, उबर, ओला, ये कार सर्विसेज चली हुई हैं। ऐसे हजारों बिजनेस आपके सामने हैं जिनको आप डेली बेसिस पे यूज करते रहते हैं। जब ये आइडिया किसी को आया होगा कि क्यों ना हम एक ऐसी वेबसाइट बनाएं या ऐसा ऐप बनाएं जहां पे हम लोगों को फैसिलिटेट करें कि आपका रेस्टोरेंट से खाना आपके घर तक आ सके। तो जब पहली बार ये आइडिया किसी ने कॉइन किया होगा, कुछ लोगों ने कहा होगा ये नहीं चलेगा, निश्चित कहा होगा कि ये नहीं चलेगा। और ये हर सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया की कहानी है कि कोई ना कोई उस पर नेगेटिव फीडबैक देता है। यहां पर आपको क्या चाहिए कि जो एक्सपर्ट्स हैं, वो एक्सपर्ट्स हमारे पास भी हैं, तो वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको सही राय दे सकते हैं, सही फीडबैक दे सकते हैं, ऑनेस्ट फीडबैक दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि अगर आपने बिजनेस को मार्केट पे ले गए आप और वहां पर वो फेल हो गया, तो आपकी काफी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट हो चुकी होगी। उस वक्त वापस आना थोड़ा मुश्किल होता है। यहां पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अब आजकल एक टीवी पे प्रोग्राम आ रहा है शार्क टैंक्स करके। वहां पर जब लोग अपना प्रपोजल लेके जाते हैं और वहां पर हमें लगता है कि बहुत शानदार आइडिया है, फैंटास्टिक आइडिया है, और जो शार्क्स होते हैं उस आइडिया को या तो रिजेक्ट कर देते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, पर देन वो अपनी रीजनिंग देते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसे एक्सपीरियंस लोग अगर आपको फीडबैक देंगे तो आपका आइडिया अच्छे ढंग से रिसीव हो सकेगा। उसमें हो सकता है कुछ वो चेंजेस सजेस्ट करें, बट फीडबैक जरूर लीजिए और देन यू गो फॉर स्टार्टअप, यानी फाइनली फिर आप अपने स्टार्टअप को कर सकते हैं। तो स्टार्टअप आइडियाज के अंतर्गत हम आपको इस विषय पर जो भी जरूरी जानकारी है वो देंगे। जो नेक्स्ट स्टेज आ रही है आपके बिजनेस में वो है बिजनेस रजिस्ट्रेशन की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी स्टेज है कि आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो उस बिजनेस को आप प्रॉपरली रजिस्टर करिए। हम एक अपने भारत में एक ऐसे रजीम से गुजर रहे हैं जहां हर चीज ऑफिशियली की जा रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चॉइस आपके पास है। कोई सब्जी वाला जब सब्जी बेचने जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो अपने बिजनेस को रजिस्टर करे, पर मैं यहां पर आपको बता दूं, अगर वो रजिस्टर कर देता है तो दो फायदे होते हैं। एक तो देश को उसकी वजह से एक इसकी इकॉनमी हमारे जीडीपी में जुड़ जाती है, और एज यंग कंट्रीमैन मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आपका कंट्रीब्यूशन रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा फायदा ये होता है कि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी आती हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे, उनका भी लाभ आपको तभी मिलता है जब आप रजिस्टर्ड होते हैं। तो बिजनेस जब भी करिए उसको रजिस्टर्ड जरूर कराइए, और उस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है वो हम आपको इस टॉपिक के अंतर्गत बताएंगे। बिजनेस ओनरशिप कई तरह की हो सकती है। आप सेल्फ प्रोप्राइटरी बिजनेस कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेशन में जा सकते हैं, आप कोऑपरेटिव में जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चॉइसेस आपके पास हो सकते हैं। तो अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसको रजिस्टर ज़रूर कराइए। जैसे मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई, उन 4 कैटेगरी के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपका बिजनेस आता होगा। नहीं आता है तो और भी ऑप्शंस हैं जहां पर आप अपने बिजनेस को, जिनके अंतर्गत आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस मॉडल्स की। आपने सोचा कि आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे, कौन सी एंटरप्राइज शुरू करेंगे? ऐसे सवाल आपके जहन में आते रहेंगे। ये कैसे डिसाइड किया जाए? तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपको इंडस्ट्री पे, आपको सोसाइटी पे, आपको समाज पे ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी बिक्री या जिनकी जरूरत लोगों को पड़ रही है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। मैं आपको कुछ बताऊंगा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो अभी एक दौर से हम गुजरे हैं जहां पर हमने कोविड का प्रकोप देखा। कोविड की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज बहुत आगे बढ़ गई। वो इंडस्ट्रीज जो सैनिटाइजर्स बना रही थी, मास्क बना रही थी, मेडिसिन बना रही थी और अदर टाइप्स ऑफ सैनिटाइजेशन इक्विपमेंट्स बना रही थी। फार्मास्यूटिकल एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने इस दौरान बहुत ग्रो किया है। एक आपको उदाहरण बताऊं, आपने अभी हाल में एक दवाई का नाम सुना होगा, डोलो। तो डोलो एक ऐसी दवाई थी जो कि कोविड में बहुत काम आई। ये फीवर को कम करने के काम आती है और इसने एक ज़बरदस्त जंप लिया इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो ये इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं समाज में। भगवान ना करे कि कोई बीमारी आए, बट अपॉर्चुनिटीज इसके अलावा भी बहुत हो सकती हैं। ऐसी एक और इंडस्ट्री है फूड की, यानी फूड एंड बेवरेजेस। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ग्रो करेगी। पॉपुलेशन ग्रो करेगी, लोग ग्रो करेंगे, उतनी ही पेट और उतनी ही ज़बानें ग्रो करती हैं। यानी फूड एंड बेवरेजेस इज़ वन इंडस्ट्री जो कि लगातार ग्रो करती रहेगी। तमाम तरह की यूटिलिटीज़ हो सकती हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आपके पास केमिकल्स की इंडस्ट्री है, पैकेजिंग है। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनमें आप सोच सकते हैं कि आप अपना बिजनेस करें। इस तरह की फील्ड को आप चुनें और अपना बिजनेस करें। एक थॉरो रिसर्च आप करेंगे, एक विजन रखेंगे कि आगे चल के ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। इस तरह की अगर आप चीज़ें ध्यान से रखेंगे तो कुछ इंडस्ट्रीज आपको अच्छी ग्रोथ दे सकती हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको लगता है कि आपको कुछ सपोर्ट मिले। तो पहला सपोर्ट तो आपको पेरेंट्स का मिलना चाहिए जो आपको इनकरेज करें। आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी में रहने वाले लोग आपकी मदद करें। हो सकता है घर से आपको कुछ फंडिंग भी मिल जाए। लेकिन एक खुशखबरी है आपके लिए, आप जब भी बिजनेस में जाते हैं तो आप पे गवर्नमेंट भी ध्यान रखती है। और गवर्नमेंट क्यों ध्यान रखती है? क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि अगर आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो एक तो आप समाज को कुछ ना कुछ सर्विस देंगे। जाहिर सी बात है, आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं उससे समाज का कुछ ना कुछ लाभ होगा, तभी वो लोग चीजें खरीदेंगे। और गवर्नमेंट ये भी जानती है, गवर्नमेंट का थोड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है कि अगर आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तो आप गवर्नमेंट को ठीक ठाक टैक्स भी देंगे। यानी आप गवर्नमेंट की नजर में आप एक रेवेन्यू सोर्स बन जाएंगे। ये ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको सब्सिडीज देती है और नए नए तरह के स्कीम्स देती है कि आप बिजनेस कर सकें। आपने इधर सुना होगा कि एम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत सारे इश्यूज हैं। तो गवर्नमेंट ये भी जानती है अगर आप एक नई इंडस्ट्री लगा लेंगे तो आप खुद कहीं पर जॉब मारने जाते, इसके बजाय आप 20, 25, 50, 100 लोगों को अपने यहाँ जॉब पे रख सकते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करना चाहती है। बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने शायद सुना होगा, ये बहुत पॉपुलर स्कीम रही, मुद्रा लोन करके। अगर आप कोई छोटा बिजनेस करना चाहते थे तो गवर्नमेंट ने आपको ये ऑप्शन दिया कि आप मुद्रा लोन लीजिए। बहुत सारे मेरे जानने वाले, आप कभी बात करिए, आप उबर और ओला का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर टैक्सी वाले बताते हैं कि उन्हें मुद्रा लोन से उस कार को खरीदने का लोन मिला। यानी ये तो बहुत छोटे लेवल पे हुआ, 3, 4, 5 लाख का। इसमें आप हायर रेंज पे भी जा सकते हैं। इसी तरह से एमएसएमई अगर आप बनाना चाहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, तो वहां पर भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपकी जानकारी में ये चीज़ रहेगी कि किस रेंज के बिजनेस के लिए गवर्नमेंट के पास कौन सी स्कीम है, कौन सी सब्सिडीज़ है, तो आपका
बहुत फ़ायदा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं बिजनेस फंडिंग की, यानी हमारा एक टॉपिक होगा बिजनेस फंडिंग का। अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका बिजनेस उसमें फिट नहीं होता हो या उससे ज़्यादा रेंज हो आपकी, आपने थोड़ा ज़्यादा बड़ा सोच रखा हो, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट लैक्स इन क्रोर्स चाहिए हो। घबराने की कोई बात नहीं है, बिजनेस का कोई भी रेंज हो, अगर वो सक्सेसफुल है तो वो होना चाहिए। तो अगर आपका बिजनेस का लेवल स्केल हाई है तो आप जाहिर सी बात है अप्रोच करते हैं फंडिंग एजेंसीज को। प्रमुखतः मैं 3 एजेंसीज की बात कर सकता हूं आपसे। जैसे बैंकिंग हो गया, बैंक्स होते हैं ये वो लोन देते हैं आपको। आपको पता ही होगा कि बैंक का रेवेन्यू आपके जमा किए हुए पैसे से नहीं आता, उसमें तो वो पैसे आपको देता है। बट उस पैसे को जब वो इन्वेस्ट करता है, या तो वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है या फिर जो सक्सेसफुल, जिनके चांसेस सक्सेसफुल होने की हैं, ऐसे लोगों को लोन दे के बिजनेस अपना बढ़ाता है, अपना रेवेन्यू बढ़ाता है। तो बैंक्स आर वेरी ईगर, बहुत कीन हैं वो कि आपको लोन दें, लेकिन वो लोन ऐसे नहीं होगा कि आप बैंक में गए और आपने एप्लीकेशन दी और आपको हाथों हाथ लोन मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैंक अपनी तरफ से पूरी ड्यू डिलिजेंस यानी पूरी चेकिंग करता है और फ्यूचर भी देखता है कि आपका बिजनेस चलने वाला है कि नहीं। इसी तरह से एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। एंजल इन्वेस्टर की रेंज थोड़ी कम होती है, 25 लाख तक के लोन्स एंजल इन्वेस्टर दे देते हैं। उनका नाम ही होता है एंजल इन्वेस्टर, जो आपकी ज़िंदगी में एंजल की तरह आते हैं। और अगर आपका और बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं आजकल जो बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स चल रहे हैं, जिनमें आप देखते हैं कि बड़े बड़े स्टार शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, आमिर खान जिनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, इन सब पे किसी न किसी वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा लगा हुआ है, क्योंकि शाहरुख खान की फीस देने में ही अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। ये कोई भी आदमी खुद नहीं करता है, तो ये कोई ना कोई उसके पीछे एक फंडिंग का सोर्स होता है जो लोग इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बिजनेस इन बुक्स की। आपने बिजनेस करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बिजनेस पे गवर्नमेंट को आप क्या टैक्स देने वाले हैं? आपने जो लोन ले रखा है उसकी आप किश्त कैसे देने वाले हैं? आपके बिजनेस की आमदनी कितनी है? आपके बिजनेस के खर्चे कितने हैं? ये सारी चीजें हवा में नहीं हो सकती। दे हैव टू कम ऑन पेपर्स, और वो भी जो ऑडिट किए जा सकें। यानी बिजनेस को किस तरह से रिटन फॉर्म में नोट किया जाना चाहिए, यह प्रोसेस हम आपको इस प्रोग्राम के अंतर्गत बताएंगे, बिजनेस इन बुक्स। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इन बुक्स एक बार जब आपका आ गया तो फिर आपको यह भी देखना है कि आपका बिजनेस लेजिटिमेट हो गया, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया, गवर्नमेंट की नज़र में आ गया। और धीरे धीरे आप देखिएगा पूरे देश में ऐसा होने जा रहा है कि हर आदमी उसकी लिमिट में आ जाए, यानी अंडर दी टैक्सेशन परव्यू आ जाए। और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप टैक्स दे के बिजनेस कर रहे हैं तो आप बहुत सुकून से करेंगे, आपको कभी डर नहीं होगा कि कभी आपके यहाँ इनकम टैक्स की या ईडी की या इस तरह जीएसटी की कोई रेट पड़े। तो मेरी एडवाइस तो ये है कि छोटे से छोटे बिजनेस को अभी टैक्सेशन प्लान शुरू से ही होना चाहिए। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं कि आपका टैक्स कैसे डिटरमिन किया जाए और किस तरह से आप मिनिमम टैक्सेशन से भी अपना काम चला सकें। जितना लेजिटिमेट है आपको उतना ही देना पड़े, एक्स्ट्रा नहीं देना पड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि टैक्सेस टाइम से दिए जाएं। टैक्सेस की साइकिल होती है, इनकम टैक्स की अलग साइकिल है, जीएसटी की अलग साइकिल है। तो अगर आपने वो साइकिल्स फॉलो कर ली तो आपको उसकी टेंशन नहीं रहेगी। तो जो टैक्सेशन है, कौन कौन से टैक्स आप पे लगते हैं, कहाँ पे आप टैक्स बचा सकते हैं, कहाँ पे आपको टैक्स को एग्जाम कर रखा है गवर्नमेंट ने, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी जब हम बात करेंगे टैक्सेशन इन बिजनेस की। आगे बढ़ते हैं। मेरा फेवरेट टॉपिक, आप कोई काम करने जा रहे हैं, उसको कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं, कैसे उसकी मार्केटिंग की जाए।
बड़े बड़े साइंटिस्ट्स, बड़े बड़े थिंकर्स ने मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और आप जब इन सेशंस को देखेंगे तो आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स पता चलेंगे कि मार्केटिंग होती क्या है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब बच्चा पैदा होता है और दूध के लिए पहली बार होता है तो वो भी एक तरह से मार्केटिंग कर रहा है, अपनी माँ को बता रहा है कि मुझे भूख लगी है। मार्केटिंग इसी तरह से शुरू होती है कि आप लोगों तक बताएं कि आप मार्केट में उपलब्ध हैं, आपके प्रोडक्ट का सेवन किया जा सकता है। और ये काम आसान कतई नहीं है। दो वजह से ये आसान नहीं है। पहली बात ये कि जबरदस्त कंपटीशन है, और कंपटीशन भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है। मैं एग्जांपल देता हूं। आप एक मॉल में जाते हैं और आपका प्लान है कि आप एक फिल्म देखना चाहते हैं, और उस फिल्म का आपके पास एक बजट है कि आपने 4 लोगों ने फिल्म देखनी है, और आपके पास 250-250 रुपये पर हेड आपके टिकट पे खर्च होंगे। फिर आपने ये भी प्लान कर रखा है कि कुछ इंटरवल के दौरान हम कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न्स और नाचोस खाएंगे, तो उसका भी 250-250 रुपये पर हेड का आपने बजट ले रखा है। यानी आपका एक फिल्म देखने का बजट 2000 रुपये है। इस प्लान के साथ आप एक मॉल में एंटर करते हैं। उस पिक्चर को देखने के इरादे से सामने आपको एक बोर्ड दिखाई पड़ता है जिसमें लिखा है अ जीन्स वर्थ 5000 ओनली फॉर टुडे अवेलेबल फॉर 2000। यानी ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। आप अपने परिवार के साथ हैं, आपके पास एक बजट है 2000 रुपए का जो आप फिल्म पे खर्च करना चाहते हैं। फिल्म आप शायद कल भी देख सकते हैं, तो आप वो 2000 रुपए जीन्स पे खर्च कर देते हैं और जीन्स खरीद लेते हैं। अब इस केस में मार्केटिंग का कंपटीशन, फिल्म का कंपटीशन कौन हुआ? वो जीन्स फिल्म का कंपटीशन हो गई। तो आपकी पॉकेट पे किन किन लोगों की नजर है, वो सारे आपके कॉम्पिटिटर हैं। तो जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिलेंगे। फिलिप कोटलर साहब जो मार्केटिंग के गुरु माने जाते हैं, उन्होंने बहुत साल पहले 4 P's ऑफ मार्केटिंग का फंडा दिया था। ये बढ़ते बढ़ते 10 P's तक आ गया है। लोग एक एक पीस पे जोड़ते जा रहे हैं, पर मैं आपको बेसिक 4 P's के बारे में अभी बता देता हूं। बाकी आप जब हमारे सेशंस देखेंगे तो उनको समझेंगे। कोटलर साहब कहते हैं कि आपके मार्केटिंग में 4 चीजें जरूरी हैं: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। तो कोई भी प्रोडक्ट आप ला रहे हैं, वो क्या प्रोडक्ट है, क्या वो नया है या नहीं है? अगर नया नहीं है तो क्या उसकी प्राइस नहीं है? अगर उसकी प्राइस भी नहीं है तो क्या वो नई जगह पर बिकने जा रहा है? और अगर ये तीनों नहीं है तो उसका प्रमोशन कैसा है? तो ये सब मार्केटिंग के अंतर्गत आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो एक स्ट्रैटेजी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर, हम वेबसाइट डिजाइनिंग, प्लानिंग, मैनेजमेंट, ऑफलाइन इंटीग्रेशन, ट्रैफिक बिल्डिंग, सोशल मीडिया, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, कन्वर्जन एनालिसिस, इन सब के बारे में, और इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपसे इस टॉपिक के अंतर्गत बात करने वाले हैं। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है रूरल इंडिया का। भारत की लगभग 60% जनता गांव में रहती है। यानी कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। और हमने कुछ वर्षों से गांव को थोड़ा सा अलग थलग किया हुआ था। यानी एक डिवाइड दिखाई पड़ रहा था बिटवीन रूरल इंडिया एंड अर्बन इंडिया। हमारा प्रयास है कि हम इस गैप को ख़त्म करें, और हम 2 चीज़ें चाहते हैं कि एक तो जो शहरों की तरक्की है, प्रोग्रेस है, प्रगति है, वो गांव तक पहुंचे। साथ ही साथ जो गांव का एक सूंधापन है, जो गांव की अपनी खूबसूरती है, वो वैसे ही बसी रहे। उसको हम उजाड़ना नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करके गांव में हम नुकसान ही करते हैं। तो चूंकि हमारी एग्री इकॉनमी है, यानी खेती से होने वाली इकॉनमी है, तो हम चाहते हैं कि उसके बारे में भी बात करें। आप कोई भी ऐसा बिजनेस चाहते हैं जिसमें कि आप गांव से कनेक्ट करना चाहते हैं, रूरल मार्केटिंग करना चाहते हैं, रूरल एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपने सुना होगा कि बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, आप वो बन सकते हैं।
रूरल मार्केटिंग के लिए, या इवन आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप एनजीओ की बात कर सकते हैं, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनकर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। और एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये 3 मैंने आपको मोटे मोटे बताया, इसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में हम अपने इन सेशंस में बताएंगे। तो आपने देखा कि ये 10 टॉपिक्स जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको फिर से एक बार इसका फॉर्मेट समझाता हूं। हम इन 10 टॉपिक्स को एक एक करके लेंगे, यानी डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, उसके बाद 2 दिन का वीकेंड आएगा, फिर डे 6, डे 7, डे 8, डे 9 और डे 10 तक ये हमारे टॉपिक्स पे एक एक सेशन रोज होता रहेगा। उसके बाद एक 2 हफ्ते के अंतराल जब हो जाएगा, एक प्रोग्राम हमारा 2 हफ्ते तक चल जाएगा, उसके बाद फिर हम इनको रिपीट करना शुरू करेंगे। इस पूरे दौरान हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल्स को देखें, ध्यान से देखें और हमें अपने सुझाव, प्रश्न और इंक्वायरीज भेजते रहें। हमारी YouTube की जो चैनल है उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। हमें आप इन फ़ोन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, इन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके हर प्रश्न का, आपकी हर इंक्वायरी का हम उत्तर देंगे और आपके सुझाव अगर हमें ठीक लगे, अगर हम उनको इनकॉर्पोरेट कर सके तो हम ज़रूर करेंगे। इन प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपको 2 बातें बताऊं। ये प्रोग्राम्स इंफॉर्मेटिव इन नेचर हैं, यानी आपकी जानकारी निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा इन चैनल्स को, इन प्रोग्राम्स को देखकर। एक चीज़ और, न सिर्फ इंफॉर्मेशन बल्कि इसमें आपको मनोरंजन यानी इंटरेस्टिंग ढंग से बातें बताई जाएंगी जिससे कि आपकी रुचि बनी रहे। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन प्रोग्राम्स को देखें, न सिर्फ आप देखें बल्कि आपको लगता है यदि किसी और आपके जानने वाले का, आपके मित्र का, आपके रिलेटिव का इस प्रोग्राम से कुछ लाभ हो सकता है तो आप उन्हें भी इनवाइट करें। हम ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं जिससे कि इस देश में एक बिजनेस का एनवायरनमेंट बने। यही हमारा उद्देश्य है। बिजनेस पाठशाला का यही ऑब्जेक्टिव है कि हम इस देश को एक बिजनेस एनवायरनमेंट में ले जाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। आज हमारा पहला सेशन था, कल हमारा दूसरा प्रोग्राम होगा जो कि स्टार्टअप आइडियाज़ पे है। तो आप ज़रूर जुड़ें और अगर आपके पास भी कोई स्टार्टअप आइडिया है तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रोग्राम ज़रूर देखना चाहिए। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।